हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी आदित्य रंजन सर की बुक की जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें जो है कुल जो है देखिए 15 प्रैक्टिस सेट हैं इस बुक में, और जो है 5 जो है प्रीवियस ईयर हैं। तो आपको हम इसमें पूरा जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, ठीक है भी। तो आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, और इसके अतिरिक्त मैं आपको और बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर हम कराएंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है भी। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है देखिए, प्रैक्टिस के साथ आप थ्योरी भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है भी। चलिए, तो देखिए इसमें हम सामान्य जानकारी और हिंदी के प्रश्न को कवर करेंगे। तो यहाँ पे सामान्य जानकारी जीके जीएस के प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा, ये आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अभी यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी नंबर, झारखंड में जो है देखिए पहला है तो इंपॉर्टेंस हो जाता है। पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? देखिए पूर्वी भारत में पूछा है तो ये झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर खोला जाएगा? ये झारखंड के रांची में खोला जाएगा, ठीक है। रांची जानते हैं, ये क्या है भी? झारखंड की राजधानी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए ये मुख्य रूप से होगा, ठीक है। और उन्हें सशक्त बनाना और उनको शिक्षा की ओर आगे ले जाना प्रमुख कार्य है इसका, ठीक है। आइए देख लेते हैं भाई, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ के आपसे मुख्यमंत्री पूछा भी जाता है, तो अगर आपसे मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए झारखंड के कौन है, तो हेमंत सोरेन है, ठीक है भाई। कौन है? हेमंत सोरेन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल कौन है? सीपी, कौन भी? सीपी राधाकृष्णन यहाँ के क्या है? राज्यपाल, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है, और राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी राजधानी भी आप याद रखिएगा, रांची। आइए देखते हैं भाई, अगला प्रश्न है। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ है भी? कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिक्किम में जो है ये जो है आपका कौन सा है? नाथुल्ला दर्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो और एक दर्रे का नाम याद रखना है, नाथुल्ला के अतिरिक्त जलेपला दर्रा, ठीक है, सिक्किम में ही है, ठीक है। जलेपला दर्रा भी कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक। आइए देखते हैं जो इंपॉर्टेंस दर्रे हैं जो है आपसे पूछे जाते हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे, आइए देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे कौन कौन से भाई? बुरजिल दर्रा है, ठीक है। कौन कौन? बुरजिल दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला, ठीक। तो इनको आपको सुन लेना है, ठीक है। बुरजिल दर्रा, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला दर्रा, ये कहाँ के हैं? जम्मू और कश्मीर के हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हैं जो इंपॉर्टेंस हैं? बड़ा लाचा है, ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा है, सिपकिला है, ठीक है भाई, सिपकिला है, और रोहतांग है, ठीक है। रोहतांग दर्रा ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। बड़ा लाचा, सिपकिला, रोहतांग दर्रा है, ये जो है कहाँ हैं? आपके हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। और कुछ जो है इंपॉर्टेंस दर्रे हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए नीति दर्रा कहाँ है, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, तो ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के दर्रा। नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ के भी? उत्तराखंड के, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के बोमडिल्ला दर्रा, ठीक है, यांगयाप दर्रा, दीपू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। मणिपुर का एक दर्रा आपको याद रखना है, तुजू दर्रा, ठीक है भाई। इतना आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के कौन है भाई? ये आपको ध्यान देना है, बोमडिल्ला, यांगयाप दर्रा और दीपू दर्रा। तो ये कुछ प्रमुख दर्रा आपको ध्यान बिल्कुल रखना है जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है अनुच्छेद का भाई, ठीक है। कह रहे केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित करती है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 262, ठीक है। अगला आपको कहने के निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, नहीं वाला आपको चुनना है।
ठीक है, नहीं वाला आपको चुनना है। देखिए कह रहे हैं ऋग्वेद, स्तुति, भजन, ये आपका बिल्कुल सुमेलित है। सामवेद मंत्रों की पुस्तक बिल्कुल सुमेलित है। यजुर्वेद अनुष्ठान से संबंधित है। कह रहे हैं अथर्ववेद संगीत से संबंधित है, ये आपका नहीं सम्मिलित है भाई, यही आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो अथर्ववेद संगीत का नहीं बल्कि किससे है, आकर्षण, जादू और मंत्रों से है। ठीक है, जादू और मंत्रों से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है अथर्ववेद। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जाता है कि संगीत से संबंधित कौन सा वेद है तो ये सामवेद, आपको ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यजुर्वेद अनुष्ठानों से संबंधित है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और ऋग्वेद आप जानते हैं सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और इसमें सरस्वती का वर्णन ऋग्वेद में कई बार किया गया है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अगला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहें कि पेनगंगा और इंद्रावती निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पेनगंगा और इंद्रावती निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। देखिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए गोदावरी नदियों से आपसे पूछा जाता है। देखिए ये जो है गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है। और देखिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी आप बताएंगे। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। ठीक है, नासिक जिले से निकलती है और यह जो है बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आपको हम नदियों से कुछ संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी नदी है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है, या पश्चिम की ओर बहने वाली, तो आपको याद रखना है कौन, पहले नंबर पर नर्मदा। ठीक है, नर्मदा ताप्ती। ठीक है, ये नर्मदा ताप्ती जो है ये आपको ध्यान देना है, ये भ्रंश घाटी में बहती है, काफ़ी बार पूछी जाती है। इसमें से बताइए कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए कौन, साबरमती, ये भारत की है, साबरमती। ठीक है, साबरमती, मांडी नदी, शरावती नदी, जुआरी नदी और पेरियार नदी और माही नदी, ये जो है नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, और वहीं सिंधु नदी जो है पाकिस्तान से होते हुए भी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सी नदियाँ, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, मांडी, सरस्वती, जुआरी, पेरियार, माही नदी, इतनी नदियों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें से आपसे पूछा जाता है कि कौन सी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए भाई अगला देखते हैं। करें कि वर्ष 1975 में लगी इमरजेंसी की याद में संविधान, देखिए हत्या दिवस, देखिए ये इंपॉर्टेंस है, पहली बार ये आया है तो ये इंपॉर्टेंस है। संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है, मतलब किस दिन मनाया जाएगा, ये आपका करंट का प्रश्न है भाई, हाल में ही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 25 जून को। ठीक है भाई, ये 25 जून को हर साल अब जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। वही संविधान दिवस आप बहुत बार पूछा जाता है कब, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति की गणना करते समय यदि अस्थिर वस्तुओं की कीमतों पर विचार नहीं किया जाता है तो ऐसी मुद्रास्फीति को स्पेस के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल कोर मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या निम्नलिखित में कौन सा चालुक्य वंश का प्रथम शासक था, ये आपको यहां पर बताना था। ठीक है, चालुक्य वंश की स्थापना जो है 545 ईस्वी में हुई थी। जो है चालुक्य वंश का पहला शासक पुलकेशियन प्रथम था, जो 540 ईस्वी में जो है सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था, राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुलकेशियन प्रथम। ठीक है, या फर्स्ट है। ठीक है, ये 540 ईस्वी में जो है सिंहासन पर बैठा था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगर वहीं चालुक्य वंश का सबसे
महान शासक पूछा जाए कौन था, तो याद रखिएगा आपका पुलकेशियन द्वितीय जो है चालुक्य वंश के सबसे महान शासक में से एक था। ये आपसे पूछा जाता है कि बताइए चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो ये आपको बताना है पुलकेशियन द्वितीय। ठीक है भाई, कौन? पुलकेशियन द्वितीय। ठीक है, ये आपका चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और ये किसका पुत्र था? कीर्तिवर्मन का था। ये भी आपको रखना है कि पुलकेशियन द्वितीय किसका पुत्र था? ये कीर्तिवर्मन का पुत्र था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, प्रतीकों और सूत्रों के रूप में एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तो ये आप जानते हैं सूत्र, जैसे आप मान लीजिए 2H2O प्लस O2 गिव्स आउट क्या बना है भाई? 2H2O। ठीक है, तो ये जो है आपका बाएं साइड का आप जानते हैं क्या है? रिएक्टेंट है, और राइट साइड का प्रोडक्ट जिसे आप उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जो समीकरण में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो नए बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। ये भी आपको ध्यान, जिन्हें आप रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, पाल साम्राज्य किस क्षेत्र में शास्त्रीय काल के दौरान एक शाही शक्ति थी? ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये पाल साम्राज्य किस क्षेत्र में शास्त्रीय काल के दौरान एक शाही शक्ति थी? ये बंगाल क्षेत्र में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पाल साम्राज्य जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शास्त्रीय काल के दौरान एक शाही शक्ति थी, जिसकी उत्पत्ति बंगाल क्षेत्र में हुई थी। साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। गोपाल एक उत्तराधिकारी धर्मपाल था। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे कि राज्यसभा का सभापति बनने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड क्या है? ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? भाई देखिए, राज्यसभा का पूछा है, अगर लोकसभा का पूछता तो 25 वर्ष है। ठीक है, 25 वर्ष है। आपसे राज्यसभा का पूछा है, जैसे प्रधानमंत्री की आयु आपसे पूछता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है, तो आप जानते हैं 25 वर्ष कहता है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना? 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा है राज्यसभा के लिए तो कितने? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35। ठीक है, राज्यसभा का प्रमुख जो है उपराष्ट्रपति होता है, और ये जिसकी उम्र भी क्या होनी चाहिए भाई? 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि संविधान की 10वीं अनुसूची स्पेस से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इसका संविधान संशोधन भी बताएंगे कब आया था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो किससे? संविधान की 10वीं से याद रखना है, दल बदल 10। देखिए 10वीं तो दल बदल। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये ऑप्शन बी हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून आया था। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। देखिए कई बार परीक्षा में आया, ये 1985 में आया था। ठीक है, 1985 में संविधान के 92 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है, 92 संविधान संशोधन 1985 में जो है दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था। देखिए, संविधान की अनुसूची बिल्कुल रट लेना। अभी आपसे यूपीपी का भी परीक्षा हुई थी, तो उसमें भी आपसे पूछा गया था कि भाई किस अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का वर्णन है। तो ये 5वीं में है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था यूपीपी में 31 तारीख को। तो देखिए, अनुसूची से जो है प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है। तो 12 जानते हैं आप अनुसूची है, तो इनको जरूर याद रखिए। ठीक है भाई, तो ये आप देखिए, प्रथम में जो है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। द्वितीय में वेतन भत्ते है। ठीक है, द्वितीय में क्या है भाई? वेतन भत्ते हैं। ठीक है, तृतीय में क्या है? तीसरे में शपथ होगा, शपथ। और चौथे में क्या है? 2 संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली पांडिचेरी के राज्यसभा के प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों प्रशासन का नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठा भी पूछता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और 7वीं में जानते हैं क्या, इसमें जो है संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। और 8वीं बहुत ही इंपॉर्टेंस है भाई, 8वीं इसमें भाषाएं बताई गई हैं, जो 22 भाषाएं हैं संविधान में। ठीक है, 8वीं जरूर याद रखिएगा। 9वीं संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण है। और 10वीं में अभी बताया दल बदल है। 11वीं पंचायती राज संबंधित है। 11वीं भी आपको ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 12वीं नगर पालिका की शक्ति से। तो 12 आपको अनुसूची जरूर याद रखना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए भाई, आइए देखते हैं अगला है।
कह रहे हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसें सूर्य की गर्मी को रोक लेती है, इसे कहा जाता है। तो इसे आपको बताना है क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है भाई? राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, तो ग्रीन हाउस कुछ गैसें जो हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ठीक है, मीथेन है, CH4 है, ठीक है, और जलवाष्प है, जलवाष्प। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीन गैसों के ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? CO2 है, या CH4 है, और जलवाष्प है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है अभी। अगला आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय फुटबॉल टीम के किस खिलाड़ी का निधन 85 साल की उम्र में 29 जून 2024 को हुआ? बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन ए हो जाएगा, भूपिंदर सिंह यादव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। इनको जो है इनकी अपनी फुर्ती और अद्वितीय खेल शैली के कारण इनको जो है स्कूटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्कूटर के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे एक ऐसे प्रकार की बेरोजगारी के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां श्रम बल की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऐसी बेरोजगारी की क्या कहते हैं भाई? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? एक प्रकार की क्या है बेरोजगारी, जो इसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ जो है एक शख्स नौकरी करता हुआ नजर आता है, लेकिन असल में वह नौकरी पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी वह है जिसमें कुछ व्यक्ति नौकरी के तलाश में होते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है क्योंकि उनके पास आवश्यक कौशल नहीं होते हैं। इनमें जो है उपलब्ध नौकरियों की संख्या नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की संख्या से कम होती है। उसी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा देश AU-KUS गठबंधन का हिस्सा है पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो है संयुक्त गठबंधन है, तो इसमें 3 लोग शामिल है। कौन कौन भाई? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और कौन है? यूनाइटेड किंगडम है, UK यूनाइटेड किंगडम है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये 3 देश जो है इसमें शामिल है। तो कौन से शामिल है भाई? हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहें कि वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है भाई? ये आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्नपूर्णा देवी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और इसके पहले ये अन्नपूर्णा देवी क्या थी? शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, भूपेंद्र यादव क्या है इस समय? भूपेंद्र यादव जो हैं भारतीय राजनीतिक हैं, जो वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, अगला देखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार 2040 तक जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली भारत की पहली राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार है? ये आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, भारत का जो बिहार राज्य जो है 2040 तक जो है जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक क्या भी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, अगला देखते हैं। करें कि डोम्मा राजू गुकेश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, शतरंज से। ठीक है, अगला है।
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा साल में एक बार के लिए स्पेस के नीलाचल श्री क्षेत्र में होती है। तो ये कहाँ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा साल में एक बार के लिए होती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर, देखिए पूरी उड़ीसा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस महोत्सव में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है, जिन्हें भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है 4 धाम तीर्थों के रूप में जाना जाने वाला 4 हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है? पूरी उड़ीसा में, प्रत्येक वर्ष, काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखिए ये आपका जीएस का खत्म हो गया, तो अब हम आपको हिंदी के प्रश्न आपको कराएंगे। ठीक है भाई, हिंदी के प्रश्न अब करेंगे। ठीक है, हिंदी के प्रश्न आपको हम अब करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहला हिंदी का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? करें कि देखिए मछली रखने का पात्र के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुवेणी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द कष्ट का समानार्थी नहीं है? नहीं वाला आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए पीड़ा है, व्यथा है, क्लेश है, ये जो है कष्ट के समानार्थी हैं, लेकिन क्लांति जो है ये कष्ट का समानार्थी नहीं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लांति का अर्थ क्या है? शिथिलता होता है। ठीक है, जिसे आप थकावट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। नीचे दिए गए शब्द किसका पर्यायवाची है? देखिए चक्रीवान का पर्यायवाची आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चक्रीवान किसका पर्यायवाची है भैया? कह रहे हैं कि चूहा, गधा, बैल या गाय का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गधा का है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिन्हें आप गधा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए और इसके कुछ पर्यायवाची है गधा के। ठीक है, तो गधा के कौन से? खर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। धूसर, ठीक है, गर्दभ, गर्दभ होता है, रसभ होता है, लंबकण होता है, और एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस है वैशाख नंदन। पूछा जाता है वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची है? ठीक है, वैशाख नंदन। ठीक है, तो ये किसका पर्यायवाची है भाई? ये गधा का। ठीक है, गधा का पर्यायवाची पूछा जाता है वैशाख नंदन। ये सब आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? खर, धूसर, गर्दभ, रसभ, लंबकण और वैशाख नंदन। ठीक है, अगर चूहा का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे भाई? ये इंदुर कहते हैं, मसूक कहते हैं, मूसिका कहते हैं, आक कहते हैं, मुसट्टा कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बैल का पर्यायवाची आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? वृष, गोनाथ, पंगव, बलिवर्द। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और गाय का पर्यायवाची पूछा जाता है गौ, धेनु, पैस्वनी, ये आपसे पूछा जाता है। पैस्वनी किसका पर्यायवाची है? तो ये किसका है भाई? ये आपका गाय का है। ठीक है, सुरभि, महेई। ठीक है, ये गाय के कुछ पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं अगला है। कहने कि समुद्री सांप में घातक किंतु कीमती जहर होता है, इस वाक्य में कितने शब्द संज्ञा हैं? ये आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो है सांप और जहर मात्र 2 संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, सांप संज्ञा हो गई और जहर। ठीक है, ये जो है आपके क्या हो जाएंगे? संज्ञा शब्द। तो आपसे पूछा गया है संज्ञा शब्द कौन इसमें है, तो सांप और जहर। ठीक है, तो ये आपको, तो सांप जो है जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसके जैसा और भी हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और जहर जो है द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जो है इसमें संज्ञा शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला। नीचे दिए गए शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो नहीं वाला आपको यहां पर बताना है। राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है शुद्ध शब्द नहीं है। ठीक है, देखिए सारथी नहीं होता है, सारथी होता है। ठीक है, इसका शुद्ध हो जाएगा सारथी। ठीक है, और सभी शब्द क्या है भाई?
परिच्छेदन, सुगंधित और इरावती शुद्ध हैं। ठीक है, अगला करें कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, देखिए ब्राह्मणी होता है, भारती होता है, वाक होता है, लेकिन ललित नहीं होता। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको देना है। तो ललित का पर्यायवाची क्या होता है? सुंदर होता है। ठीक है, सुंदर का पर्यायवाची है ये, ललित जो है सुंदर का पर्यायवाची है। ठीक है, देखिए सरस्वती का और कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे शारदा भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, शारदा होता है। ठीक है, वीणा, पाणी ये आप जानते ही हैं, तो आसान है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ललित के और पर्यायवाची कौन है? मनोहर, कोमल, सुंदर, श्रृंगार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको गद्यांश एक आता है, जानते ही 5 प्रश्न रहता है, तो 67 से 71 तक आपको यही अनुच्छेद पढ़कर वहां पर प्रश्नों का जवाब देना रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं भी। तो यहाँ पे अनुच्छेद करते हैं। ठीक है, 67 से, तो यहाँ से आपका शुरुआत होता है। जल्दी से करेंगे इसको। करें, विवाह की उत्पत्ति की चर्चा अधिकांशतः, यहाँ पे आपको भरना है, विचारधाराओं पर आश्रित रही है। प्रत्येक प्रजाति ने अपनी अपनी पौराणिक कथाओं और आपको यहाँ बी पे भरना के अनुसार विवाह की उत्पत्ति की चर्चा की है। विवाह की उत्पत्ति एवं उसके क्रमिक, ठीक है, तो ये आप पढ़ देते हैं एक बार, तो फिर इकट्ठा करते हैं। ठीक है, विकास पर सामाजिक मानव शास्त्रियों ने उद विकासीय प्रक्रिया का कार्य किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम विवाह की उत्पत्ति उद विकासीय सिद्धांत द्वारा ही प्रस्तुत की थी। प्रारंभ में किसी भी प्रकार की विवाहों पर नियंत्रण के संदर्भ में नहीं थी। आदिम समाज के लिए विभिन्न समूहों में किसी भी प्रकार की, यहाँ पे आपको डी नंबर पे करना है, भरना है, या राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। दूसरे शब्दों में जानवरों की तरह यौन स्पेस प्राप्ति। देखिए आपको यहाँ मिलेगा, विकल्प मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको भरने का लिए विकल्प। देखिए पहला गद्यांश में आप क्या भरेंगे। ठीक है, पहला जो आप करेंगे, गद्यांश के लिए रिक्त स्थान ए के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, तो यहाँ पे विकल्प आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या भरना है भी, यहाँ पे राइट आंसर आप भरेंगे सी नंबर, काल्पनिक भर देंगे। ठीक है, काल्पनिक भर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप चाहेंगे, तो यहाँ पे देखिए विवाह की उत्पत्ति की चर्चा अधिकांशतः काल्पनिक विचारधाराओं पर आधारित थी, वहाँ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है भाई, तो आप गद्यांश पे बार बार चाहेंगे। ठीक है, तो ये आपको अपने से भी करेंगे। ठीक है, गद्यांश से रिक्त स्थान बी के लिए सही उपयुक्त शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप भरेंगे रूढ़ियों से। ठीक है, तो वहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा रूढ़ियों से। ठीक है, तो वहाँ पे उपयुक्त गद्यांश बी में क्या भरेंगे? रूढ़ियों से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक धर्म अथवा प्रजाति की अपनी अपनी पौराणिक कथाओं और रूढ़ियों के अनुसार विवाह की उत्पत्ति में चर्चा की गई है, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, गद्यांश के रिक्त स्थान सी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा, ये आपको भरेंगे, तो यहाँ पे सांस्था भर देंगे। ठीक है, डी नंबर। और गद्यांश के लिए रिक्त स्थान डी के लिए इसमें आप क्या भरेंगे भी, तो यहाँ पे बी नंबर भर देंगे, सामाजिक। ठीक है, गद्यांश के रिक्त स्थान में ई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, ये आपका राइट आंसर, आप वहां पे भरेंगे डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न है, ये गद्यांश के थे, अब यहाँ पे प्रश्न आपको करना है। ठीक है, कनेक्ट दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए राकेश दिए रेखांकित है, साक्षर व्यक्ति है, तो यहाँ पे आपको रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो साक्षर को के दरे पे क्या आप भरेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, साक्षर के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, जो पढ़ना लिखना जानता हो। ठीक है, तो राकेश साक्षर व्यक्ति है, साक्षर क्या होता है, जो पढ़ना लिखना जानता है, इसके लिए एक शब्द भी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताइए, यहाँ पे आपको बताना है। करें कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हार मान लेना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा हथियार डाल देना। ठीक है, हथियार डाल देना। ठीक है, और यहाँ लड़ाई झगड़ा करना, इसके लिए उपयुक्त शब्द है जूतियों में दाल बटना। ठीक है, अगला देखते हैं, कहने दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। आगामी, आगामी का विलोम आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, विगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगामी शब्द का अर्थ क्या होता है, भविष्य में होने वाला, तथा विगत शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ। क्या विगत माने बीता हुआ। ठीक है, आगामी मतलब आने वाला। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, तो यहाँ पे आपका उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण हो जाएगा अभिभाषण का मतलब। ठीक है, अगला देखते हैं। दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें कि दो हाथियों की लड़ाई में आपको अक्सर हाथी की आवाज़ स्पेस सुन सकते हैं। तो यहाँ पे भरेंगे कौन सा? करें कि दहाड़ने की, दहाड़ता भाई शेर है। डकारने की, भौं भौं कुत्ता करता है, नहीं। चिघाड़ना, यहाँ पे ऑप्शन डी भरेंगे। ठीक है, तो जब दो हाथी आपस में लड़ती हैं तो उनकी आवाज़ कैसी होती है? वो चिघाड़ना की आवाज़ आती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ भर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अभी। यहाँ पे आपको देखिए पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बड़ा है। तो नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य वाला आपको चुनना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई, चुनते हैं। देखिए, भक्त जो है संसार को नकार कर संसार की रचना करने वाले अलक्षित अदृष्ट सर्वव्यापी ईश्वर को पा लेना चाहता है। बिल्कुल ही आपका सही है। बात बात पर स्त्री को नंगा कर गांव भर में घुमाना सवर्ण सबल पुरुष के प्रति शोध का कारगर तरीका हो सकता है। ये भी आपका शुद्ध है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। तो अशुद्ध चुनना है। कहीं कहीं मोनालिसा की मुस्कान में बंजर होने का अभिशाप ढोती भावी पीढ़ी की निसहाय निरर्थकता के प्रति खिसियाहट तो नहीं। ये भी आपका सही है। अब यहाँ देखना है, ऑप्शन देखिए डी ही जो है इसका अशुद्ध है। गांधी की अंतिम इच्छा है कि, देखिए गांधी की अंतिम इच्छा है कि गलत है, ये बीते हुए समय को बता रहा है। तो ये गांधी जी की जो है इच्छा जो है बीते हुए समय को बता रहा है। तो यहाँ पे ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। इसमें जो है गांधी जी का जिक्र है जिनकी जो है मृत्यु 1948 में हो गई थी, जिनके विचारों को वाक्यांश वर्तमान काल में दर्शाया गया है। ठीक है, ये वर्तमान काल में दर्शाया, जो कि क्या होना चाहिए? भूतकाल में होना चाहिए। क्या भाई? भूतकाल में होना चाहिए, इसलिए ये क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, सही वाक्य क्या हो जाएगा? गांधी की अंतिम इच्छा थी कि कांग्रेस सत्ता में हिस्सा न लेकर एक जनसेवी संगठन के रूप में काम करे, किंतु हुआ यह कि कांग्रेस सिर्फ सत्ताधारी पार्टी होकर रह गई। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी में जो है अशुद्धि है। अगला देखते हैं, यहाँ पे आपको भरना है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, ये आपको बताना है। करें कि संगीत से व्यक्ति का प्रभावित होता है, करें कि आचरण, शरीर, कर्तव्य या सत्य। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? उसका आचरण प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संगीत से व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? आचरण भर देंगे। ठीक है, आचरण भर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अभिधान का पदनाम है, इसका दूसरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उक्ति हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अभिधान का अन्य अर्थ है नाम, शब्दकोश, नाम माला। ठीक है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। कल्याण का अर्थ आप जानते हैं, उपकार करना, भलाई, परहित, भला। ठीक है, क्षेम, समृद्धि और मंगल। ठीक है, मुक्ति का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? परम धाम होता है, निर्वाण होता है, कैवल्य, सदगति होता है। ठीक है, और श्रृंखला का क्या होता है? क्रम, सिलसिला। ठीक है, अगला देखते हैं भी। देखिए पूरा विकल्प नहीं दिख रहा है, बड़ा प्रश्न है, तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, कोई त्रुटि है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय, देखिए, पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की है। ठीक है, ये आपका, इसी से आपको त्रुटि पहचानना है। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए पुनर्जागरण गलत है, पुनर्जागरण गलत है। ठीक है, तो इसका पुनर्जागरण गलत शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सही वाक्य हो जाएगा, देखिए पुनर्जागरण, ये वाला पुनर्जागरण सही होगा। ठीक है, ठीक है, ये उड़ंकुरा वाला रहेगा पुनर्जागरण, तो यहाँ गलत हो गया, तो ये जिस वाक्य में होगा वहां पर वही आंसर होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो ये देखिए पुनर्जागरण गलत लिखा हुआ है, तो पहले ही वाक्य में आपका त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, और सब आपका सही। तो इस प्रकार जो है, देखिए हमने हिंदी और जीएस के कुल 40 प्रश्न कवर कर लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके पूरे जो है प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है,
तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो आपके पूरा जो है आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे और 5 जो है प्रीवियस ईयर इसमें दिए हैं, पूरा हम आपको कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कराएंगे। और बुक की जो अगर मार्केट में अभी नहीं आई है तो उसके भी हम आपको घटना चक्र अगर यूथ की आती है तो उसको भी लेकर आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।